हेलो एवरीवन। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 9th साइंस एंड द डेट इज़ 29 जुलाई 2020। जैसा कि हम पहले वर्कशीट में अपना चैप्टर फर्स्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं, इस वीडियो से अब स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है परमाणु तथा अणु। एक इंट्रोडक्शन वर्कशीट है ये। परमाणु और अणु को हम नेक्स्ट वर्कशीट में भी करेंगे। तो अभी ज्ञान और जिज्ञासा की बातचीत है। ज्ञान से पूछ रही हैं जिज्ञासा दीदी कि ज्ञान तत्वों से यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। क्या मिश्रणों की तरह इन्हें भी आपस में केवल मिला देने से यौगिक बन सकते हैं? जैसे हम मिश्रण में एक गिलास पानी में हमने 1 चम्मच चीनी डाल दी तो ये एक मिश्रण बन गया। ठीक है, समांगी भी होते हैं, विषमांगी भी होते हैं मिश्रण। लेकिन क्या तत्वों को भी इसी तरीके से मिलाकर हम यौगिक बना सकते हैं? तो ज्ञान कहता है दीदी नहीं, यौगिकों का निर्माण भिन्न तत्वों के आपस में केवल रासायनिक अभिक्रिया करने से ही होता है। अभिक्रियाओं के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं। तो जब भी कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से या अपने ही किसी पार्टिकल से मिलकर किसी यौगिक को बनाता है, दो या दो से अधिक तत्व जब भी क्या बनाते हैं, कोई यौगिक बनाते हैं, तो वो जो यौगिक है वो केवल किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन से ही बन पाता है। यानी कि कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तभी वो यौगिक बन पाता है। ठीक है, और ये रासायनिक अभिक्रिया ऐसे ही नहीं हो जाती, इनके कुछ रूल्स होते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं। ठीक है, और इन सिद्धांतों को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के जो नियम हैं, इनमें से 2 नियम जो है इस वर्कशीट में हम करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया होती है जब कोई यौगिक बनता है। ठीक है, तो इसके 2 नियम यहाँ दिए हुए हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण या सृजन अथवा विनाश संभव नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि जब कभी भी ये रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें ना तो द्रव्यमान ज़्यादा होगा, ना तो उसका निर्माण होगा, और ना ही उसका विनाश संभव है। यानी कि वो कम भी नहीं होगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के द्रव्यमान मास, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास, का कुल योग हमेशा अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। आपको पता है जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इस तरफ हम जो लिखते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं हमारे। ठीक है, रिएक्टेंट्स को हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं उत्पाद। ठीक है, वो क्या बना देते हैं? उत्पाद। तो एक तरफ एरो का जो निशान होता है वो बीच में होता है, उसके इस तरफ अभिकारक होते हैं और कुछ अभिकारक जुड़ते हैं और फिर वो कुछ उत्पाद उत्पन्न करते हैं। तो कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी कि एरो जो है वो बीच में है, दोनों तरफ का जो द्रव्यमान रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कि कोई ए तत्व लिया, बी तत्व लिया, उसमें 4 ग्राम ए है और 10 ग्राम बी है, तो इधर उत्पाद जो है ना वो 2.5 सी बना और 11.5 डी बना है। अगर आप इनको जोड़ोगे, ठीक है, जैसे कि 4 + 10 यानी कि ये हो गया 14, और इधर भी 2.5 और 11.5 ऐड करके हो गया 14 ग्राम। तो दोनों तरफ द्रव्यमान क्या रहा? सेम रहा। अभिकारकों का द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर रहेगा। यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो नियम है वो क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। ये क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होंगे। कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उस यौगिक में तत्वों की जो मात्रा है वो हमेशा निश्चित रहती है, वो कभी भी अलग नहीं होती है। या हम ये नहीं कह सकते कि अगर मैं जगह की वजह से उसका चेंज हो जाए या मैंने कहीं और से वो तत्व लिया है तो उसकी मात्रा चेंज हो गई। नहीं, हमेशा उसकी मात्रा
सेम रहती है, उसका जो अनुपात है दोनों का वो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझें कि यौगिकों का निर्माण करने वाले तत्व सदैव स्थिर अनुपात में, ये स्थिर अनुपात होना बहुत ज़रूरी है, में ही अभिक्रिया करेंगे, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो या यौगिक किसी भी पद्धति से बनाए गए हों या कोई भी तरीका किसी भी तरीके से वो बनाए जाएं यौगिक, लेकिन जो उसमें तत्व जो मिलाए जाएंगे उनका अनुपात हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, एक रासायनिक पदार्थ यौगिक में उससे बनने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमानों के निश्चित और स्थिर अनुपात में ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये वही बात है। एक उदाहरण से समझ लेते हैं इसे। यौगिक जल, आपको पता है जल एक यौगिक है जो कि किन किन तत्वों से मिलके बना है, दो तत्वों से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो तत्व हैं अपने द्रव्यमानों के स्थिर अनुपात क्रमशः 1:8, यानी कि 1:8 जो है, इस अनुपात में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले होते हैं। क्रमशः लिखा हुआ है, यानी कि पहले कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन का 8 ग्राम यूज़ होगा। ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये निश्चित रहेगी ये बात कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही मिलेंगे और तभी वाटर हमें मिलेगा। ठीक है, ये अनुपात निश्चित रहेगा। एक और एग्जाम्पल अगर दे दें, इसमें ये हाइड्रोजन का ही एग्जाम्पल है, वाटर का ही, कि 2 ग्राम हाइड्रोजन से बनाने के लिए फिर 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिएगी। अगर 1 ग्राम के लिए हमें चाहिए होती है 8 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें 16 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब चाहे आप 2 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम भी अगर ऑक्सीजन दे देते हो तो भी वाटर की मात्रा जो है वो उतनी बनेगी। 2 ग्राम को सिर्फ 16 ग्राम ही चाहिए, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एक यौगिक है जो कि किन किन तत्वों से मिलके बना है, कार्बन से और ऑक्सीजन से। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि वाटर बनाने के लिए, जल बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं। ठीक है, और ये दोनों तत्व मिलकर बनाएंगे एक यौगिक जिसका नाम क्या है, जल। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो स्थिर रहेगा। अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए उसके लिए, 8 ग्राम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में 2 तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, जिसमें अनुपात इनका क्या रहता है, 3:8 रहता है। 3:8 का मतलब क्या है कि 3 ग्राम कार्बन चाहिए तो उसके लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। ये अनुपात स्थिर रहेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम NH3 का। NH3 क्या होता है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया जो है उसके लिए 2 तत्वों की ज़रूरत है जो आप देख रहे हो इसके केमिकल फॉर्मूला में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन जो है उसका हमें चाहिए अगर 14 ग्राम, तो अनुपात क्या रहेगा, 14:3, 14:3 ये रेशो रहेगा। तो 14 ग्राम अगर हमने नाइट्रोजन लिया है तो 3 ग्राम हमें उसके लिए हाइड्रोजन चाहिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला है रासायनिक संयोजन के 2 नियम लिखें। तो रासायनिक संयोजन के भी हमने 2 नियम करे ही हैं ऊपर, आप उनको लिख सकते हो और इन्हें याद भी कर लीजिए अच्छे से। आगे हमें नेक्स्ट वर्कशीट्स में ये बहुत काम आएंगे और इन्हीं नियमों से हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है बच्चों, इसको आप उदाहरण भी दे सकते हो यहाँ पे और उदाहरण इसके साथ लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 2 विभिन्न स्थानों से लिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता हो सकती है, समझाइए। तो इसमें क्या है कि पूछा गया है कि अगर आप अलग अलग स्थानों से शुद्ध जल लेते हो तो क्या उसकी संरचना में कोई भिन्नता होगी, कोई डिफरेंस होगा। तो ऐसा नहीं है, इसका आंसर आप नहीं में देंगे। क्यों, क्योंकि
शुद्ध जल या हम जब भी जल यौगिक है एक, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व मिलाए जाते हैं, लेकिन उन दोनों तत्वों का जो अनुपात है वो हमेशा सेम रहता है, समान रहता है। अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो उसके लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत ही पड़ती है। इसका अनुपात 1:8 रहता है, जो कि स्थिर रहता है। ठीक है, ये दूसरे नियम के अनुसार है, स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जो है कि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर या अभिक्रिया करने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बनती है। तो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन से नियम के आधार पर है? ठीक है, इसको अच्छे से समझें। यहाँ आप देख सकते हो कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या बनता है? 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरीके से हमें पूछा गया है कि 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे? तो वो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में आगे पूछा था कि आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम के आधार पर है। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया गया था कि 3 ग्राम के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए और 12 ग्राम कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो स्थिर अनुपात तो ऑलरेडी दिया हुआ था, लेकिन जो इसका उत्तर है वो हमने किस प्रकार निकाला? फर्स्ट नियम के अनुसार। ठीक है, तो पहला नियम क्या था हमारा? कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, अगर हमने इस तरफ अभिकारकों की जो मात्रा ली है, उत्पादों की जो मात्रा है, उनका द्रव्यमान भी समान रहेगा। दोनों तरफ जो है 14 ग्राम इधर था तो 14 ग्राम इधर है। इसी तरीके से हम उसे भी निकाल सकते हैं कि 12 ग्राम हमने लिया अगर कार्बन, तो उसके लिए हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो दोनों को जोड़कर कितना ग्राम हो गया? 12 + 32 इट इज़ 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किन किन तत्वों से होता है? ये हम अभी कर चुके हैं कि अमोनिया जो होता है NH3 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2। इनका निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है वो बताना है आपको। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के से निर्माण हुआ अमोनिया का, और कार्बन और ऑक्सीजन से निर्माण हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।